हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है MMPF 002 यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये आपका MBA का एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एक सीक्वेंस से आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत से मिले। और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है उन्हें भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। चलिए, तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। उसके बाद आएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अंडर सर्टेनिटी, अंडर अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिकल फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो देखिएगा जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। ब्लॉक नंबर 1 है जो ब्लॉक नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन है। मतलब आपने ये पढ़ा भी है ग्रेजुएशन के अंदर, आपका FM का एक सब्जेक्ट होता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जान लेते हैं क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन का सिंपली जो मैटर है वो इसी चीज़ से है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनसे हमें डिसीजंस लेने हैं। और बिजनेस जो है वो ये देखना चाहता है कि जो फाइनेंशियल मैटर है उनमें वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे उनके डिसीजंस होंगे, फंडिंग कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कहाँ से हमें फ़ंड मिलेगा, ये सारी बातों का डिसीजन हम इसमें लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस बोलते हैं। ठीक है, और जब हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के डिसीजंस आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास जो फाइनेंस है उसे हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस के लिए कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले रहे हैं, है ना। और दूसरा, अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही डिसाइड किया जाता है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी है। दूसरा हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन अबाउट द फाइनेंशियल मिक्स, कि भाई हमारा जो फाइनेंस है उसका रेशो क्या होगा, है ना। कि हम डेट कैपिटल रेज़ करने वाले हैं या फिर इक्विटी कैपिटल रेज़ करने वाले हैं, उसका डिसीजन हम लेते हैं, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आ जाता है। ठीक है, डेट और इक्विटी का रेशो डिसाइड करना ही फाइनेंसिंग डिसीजन है। उसके बाद आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है। इसमें क्या है कि जो शेयर होल्डर है वो हमारा उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कंपनी उन्हें एक पर्टिकुलरली डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो वो डिविडेंड डिक्लेरेशन इसी के अंदर आती है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के अंदर। और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर फाइनेंस जो है वो इसीलिए लिया जाता है कि भाई हमारी जो डिविडेंड है वो स्टेबिलिटी के साथ हम देंगे या फिर अर्निंग बेस पर देंगे, है ना, या फिक्स रखेंगे, क्या उसका जो है वो क्राइटेरिया रहेगा, वो इसमें आता है। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन डिसीजंस की, तो ये हमारे एक दूसरे से भी इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जब फाइनेंसिंग की बात होती है। तो एक इसमें वेल्थ ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है। वेल्थ का सीधा सीधा रिलेशन होता है शेयर होल्डर के साथ, कि कंपनी जब भी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करती है तो उससे क्या होगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ इंक्रीज होएगी। और अगर उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उनका हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का रहता है कि भाई हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है जितने भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जिसमें NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक्सप्लेन करके बताया गया है, और ये हमें दिखा रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई हमें अपनी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करनी है, VMO इंक्रीज करना है,
वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो डायरेक्टली इसी बात से रिलेट करता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं या हमारा जो शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ रहा है तो उससे हमारी कंपनी की जो वैल्यू जनरेशन है वो भी होती है। ठीक है, तो वीएमओ को भी बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एनपीवी को अचीव करना यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी आज की डेट में क्या है और इन फ्यूचर हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलने वाली है ना, वो हम असरटेन इस पे कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड कुछ फाइनेंस के डिसीजंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि भी फर्म एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगी। ऑप्टिमाइजेशन है कि भाई जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। रिस्क एंड रिटर्न प्रिंसिपल है, जहाँ पर रिस्क और रिटर्न को लेकर हम बात करते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो कम्प्लीटली उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, मार्जिनल प्रिंसिपल यानी हम मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे वो देखेंगे, और हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए है। ठीक है, सूटेबिलिटी है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सूटेबल होगा, उसका हम डिसीजंस लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई हम अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजंस वगैरह कर सकते हैं। टाइमिंग है कि भाई आप प्रॉपर टाइमली सारा का सारा जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसे ध्यान में रखते हुए फाइनेंस का डिसीजन रेज करेंगे। क्लियर। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मनी की वैल्यू को असरटेन करते हैं ऑन द होरिजन ऑफ द टाइम, टाइम के बेसिस पर। अगर हम टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई पैसा जो है वो तभी वैल्यूएबल है अगर वो हमें फ्यूचर में एक अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज हम उसको नहीं मान सकते, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसी चीज़ को बोला जाता है, और ये कम्प्लीटली एसोसिएट इसी चीज़ से होता है कि आपकी जो मनी है वो इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न कितने % दे रही है और कब दे रही है ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। एक हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और एक फ्यूचर वैल्यू है। ये अभी हमने पढ़ाई कि प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, और इन फ्यूचर जो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू मिलेगी वो फ्यूचर वैल्यू है ना, याद रखेंगे। और इंटरेस्ट रेट का मतलब सिंपल यही है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हम प्रोवाइड करते हैं उसका प्रिंसिपल रेट वगैरह क्या होगा वो चीज़। और जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, यानी प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है ना। इस तरह की चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। और जब वर्ड आता है एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जब हमने इन्वेस्टमेंट करी तो उसमें इतने % इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है, उनका इंस्टॉलमेंट का जो असरटेनमेंट है वो आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है वाइल वी आर डूइंग अ फाइनेंशियल डिसीजन। तो उसमें हमें कुछ फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं, तब जाके हम डिसीजन ले पाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया है इसका पूरा। ठीक है, तो एक बार ये आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं 1st, 4th और 5th। ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से करने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 भी है एक। ठीक है, सिमिलर अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तो वो अबाउट किस बारे में है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल यही है कि भाई अगर हम कोई भी कैपिटल रेज करते हैं, पैसा रेज करते हैं, तो उस पैसे को रेज करने के लिए कितना हमें खर्च करना पड़ेगा, वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का रेट ऑफ रिटर्न है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पर्टिकुलर किसी भी इन्वेस्टमेंट पर, वही मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है। चलिए, तो आपने देखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 3 तरह के कंपोनेंट शामिल होंगे। एक होता है रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, जिसको RO बोलते हैं। एक होता है प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, जिसको B बोलते हैं। और प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, इसको F बोलते हैं। और इन तीनों से जोड़कर हम इसमें वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें आपके पास अलग अलग कॉस्ट आएंगी, जैसे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट तो वही डिस्काउंट रेट है कि भाई आप कैश
रेज जब करते हैं तो उसमें आपको कितना % डिस्काउंट रेट मिल सकती है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि भाई आप अगर बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होती है। पर यूनिट जब हम कॉस्ट असरटेन करते हैं टू द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो वो एवरेज कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि भाई जैसे जैसे हम अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज करते जाते हैं तो पर यूनिट उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई आज की डेट में जो पैसा हम रेज करते हैं फ्यूचर में हो वो हमें कितना प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो फ्यूचर कॉस्ट है। और हिस्टोरिक कॉस्ट होती है कि भाई इन पास्ट जो हम बियर कर चुके हैं, राइट। स्पेसिफिक और कंबाइंड कॉस्ट है। स्पेसिफिक का मतलब कि भाई पर्टिकुलरली एक एक पर्टिकुलर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कॉस्ट। और कंबाइंड कॉस्ट आपका टोटल हो जाता है जब हम सारी कॉस्ट को टोटलिंग कर लेते हैं। आपके पास फिर इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस आएंगे, जैसे कि डेट और डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है और रिटेन्ड अर्निंग है। इन्हीं के ऊपर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपका फोकस न्यूमेरिकल एबिलिटी पर होना चाहिए। आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो न्यूमेरिकली आपको करने हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 - T/R, जिसमें टी का मतलब होता है टैक्स रेट, आर का मतलब होता है आर डिवेंचर इंटरेस्ट रेट है, और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपका केडी है। इस तरह से होता है। सिमिलर आपके पास ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, अगर डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पर है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। आई प्लस डिस्काउंट अपॉन में NP आ जाता है, नेट जो प्रोसीड होगा या मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। और अगर प्रीमियम का केस है तो प्रीमियम वैल्यू ऊपर, NP नीचे, ठीक है। और नीचे P + NP/2 हो जाता है। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली आपको सारा चैप्टर करना होगा, सारे के सारे जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो करने होंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड अपॉन में फेस वैल्यू माइनस इशूड कॉस्ट है, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही जब आप इक्विटी कैपिटल निकालते हैं तो इसमें आपके अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे EP रेशो मेथड है, तो उसमें अर्निंग जितनी हो रही है और जो मार्केट प्राइस है दोनों डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो वो आपका EP रेशो मेथड हो जाएगा और उससे इक्विटी की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलर जब EP रेशो में ग्रोथ को ऐड करते हैं तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, EO इंटू में 1+B² अपॉन में PO, और 1+B इसमें क्या है, एक ग्रोथ फैक्टर है कि आपका ग्रोथ जो है वो कितना हो रहा है। EO अर्निंग है और PO क्या है, प्राइस है, मार्केट का अंदर जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। DP रेशो मेथड है जिसमें डिविडेंड ऊपर आता है और मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। सिमिलर DP रेशो में हम ग्रोथ को भी ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, D1 अपॉन में PO प्लस में G हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। इसके बाद अगला हमारे पास जो है वो आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, KE इंटू 1+TR इंटू 1 - B, ये आपका फॉर्मूला जो है रिटेन्ड अर्निंग के लिए हो जाता है। क्लियर। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपने इसके न्यूमेरिकल ही करने हैं। जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से ये आप मान के चलिए कि भाई थियरी के चांसेस बहुत कम है, बट जो न्यूमेरिकल चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो न्यूमेरिकली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है दैट इज़ नंबर यूनिट 3। यूनिट 3 इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बनेगा कैपिटल स्ट्रक्चर की जो वेरियस थियरीज़ हैं, अलग अलग जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी दी गई है उनके बारे में आपने पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एक तरह का ये डिसीजन होता है कि भाई हम कैपिटल जब रेज करते हैं तो डेट और इक्विटी किस तरीके से रेज करेंगे, हमारा वो रेशो डिसाइड करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, राइट। और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर यही हमारा जो है वो मेन डिसीजन होता है जो हम लेते हैं।
तो इसके अंदर आप ध्यान रखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जब डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें इसमें रेज करना होता है। तो ये अलग अलग तरह की अप्रोच होती है जो जिससे हमें कॉस्ट और रिटर्न के बारे में पता लगता है ना। तो इसके लिए हम EBIT अप्रोच का यूज़ करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसमें हम अलग अलग तरह के रिसोर्सेज लेकर के अलग अलग केस लेकर के समझाते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है, अगर हम डेट यूज़ करते हैं और अगर डेट यूज़ नहीं करते तो अर्निंग पर क्या असर पड़ेगा, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और एक आपका EPS होता है, EBIT EPS। EPS में अर्निंग पर शेयर यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के साथ EPS की वैल्यू भी असरटेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर डेट रेशो अलग अलग है तो EPS की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आपको एज अ न्यूमेरिकल इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ये टेबल आपको एज इट इज़ ही बनानी होगी पेपर के अंदर, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है, समझ गए। चलो, अब मेन इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन है थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म का जो क्वेश्चन है वो थियरीज पर आएगा। इसमें आपकी 4 तरह की थियरी होती है, NI अप्रोच है, NOI है, MM है और ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो नेट इनकम अप्रोच है वो डोरेंट ने दी है, डोरेंट आपके हैं, उन्होंने इसको प्रोवाइड करा और इन्होंने कहा कि भाई जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, नेट इनकम अप्रोच ये कहती है। तो इसने सिर्फ यही कहा है कि भाई हम कॉर्पोरेट टैक्सेस यूज़ नहीं करेंगे, ऐसी एजम्पशन लेके चलता है, और डेट कंटेंट में रिस्क नहीं है, ये ऐसा मान के चलता है। ठीक है, तो इसका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि भाई हमें डेट यूज़ करना चाहिए है एज़ कंपैरिजन टू इक्विटी। इक्विटी कम यूज़ करेंगे और अगर इक्विटी कम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये होएगा कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर डेट ज़्यादा है तो डेट से हमें टैक्स की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये कहता है, इसने यही कहा कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले कम रहती है। जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यही इसी के पर बाउंडर भी डॉन्ड ही है, लेकिन अब इस थियरी में ये कहा गया कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है माना कि वो कम है लेकिन हम डेट को ज़्यादा रेज नहीं कर सकते हैं, उसका हमें एक लिमिट फिक्स करना होगा, एक असरटेनमेंट करना होगा, लिमिट रखनी पड़ेगी और तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट को लिमिट तक लाने की कोशिश की गई है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, यानी यहाँ पर भी इक्विटी तो है बट डेट के मुकाबले कम है। ठीक है, डेट की जो वैल्यू है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिट में रखी गई है। और इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट जो है वो मान के चलते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो MM अप्रोच है। MM अप्रोच ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जैसा ही है और इसमें बिहेवियरल जस्टिफिकेशन यही दिया गया कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इनका इंडिपेंडेंसी वाला रिलेशन होगा। और इनमें कहा गया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है बिजनेस के अंदर, दोनों का होना ही ज़रूरी होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है वो दोनों इक्वल इसमें माने गए हैं। ठीक है, और कैपिटल मार्केट अगर परफेक्ट है तो हम इस अप्रोच के जरिए फाइनेंस रेज कर सकते हैं। सारे जो फर्म है उसके सेम क्लास ऑफ शेयर इसमें कहा गया। EBIT अप्रोच को यहाँ फॉलो किया गया कि भाई जो एक इन्वेस्टर्स हैं उनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कंपनी फुलफिल करती है। डिविडेंड पे आउट रेशो के बारे में कहा गया कि वो 100% हम रखते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स इसमें भी नहीं है, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। फिर आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है।
जो है ये डेट इक्विटी मिक्स का रेशो बताती है ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब इसमें ये कहा गया कि डेट और इक्विटी जो है वो एक रेशो में हो, ना ही तो ज़्यादा डेट हो और ना ही ज़्यादा इक्विटी हो, उसका एक रेशो असरटेन करना होगा और उसका बेस हम रिस्क को बनाएंगे, रिस्क एंड रिटर्न बेसिस पर हम इसको असरटेन करेंगे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो इसमें ये कहा गया है, ठीक। तो ये सारी की सारी बच्चे थियरी है जो आपको करनी है। फिर जब कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमें क्या डिसाइड करना होता है, क्या क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले तो साइज़ ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस का साइज़ क्या है। फिर टाइप ऑफ बिज़नेस, किस तरीके का बिज़नेस है, ट्रेडिंग का है, सर्विसिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, किस तरह का बिज़नेस है। नेचर ऑफ द एंटरप्राइज, वो कैसा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि आपकी अर्निंग स्टेबिलिटी है या नहीं है। एज ऑफ द कंपनी, कंपनी कब से ऑपरेट हो रही है, कितना टाइम हो चुका है। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, कि फाइनेंस करने का पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो हमें देखना होगा। मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, क्रेडिट प्रॉब्लम, आपकी क्रेडिट जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है कंपनी की वो कैसी है, वो डिसाइड करते हैं। पीरियड ऑफ फाइनेंस, कितने टाइम के लिए फाइनेंस लेना है। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक्स, लीगल जो प्रोविजंस है वो हमें देखनी होंगी। टैक्स कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको बेस बनाकर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर है पूरा, इसमें यही आपने ध्यान रखना है कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से किस तरह से डिफरेंट है। ROI अप्रोच, EBIT अप्रोच, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने ध्यान से कर लेनी है। इसके अलावा जो हमारी अलग अलग थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, ये टॉपिक है आपका। एंड एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ ओवरऑल क्वेश्चन है जो आपने इस ब्लॉक से करने हैं। क्लियर है जी, समझ में आई चीज़ें। चलो, तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ब्लॉक नंबर 1, ठीक है। बाकी जो गूगल मीट के मेरे सेशन हो रहे हैं उसमें मैं डिटेल के साथ ये चीज़ें करवा रहा हूँ। तो बच्चे जिनको भी इंटरेस्ट है कि भाई हाँ डिटेल के साथ सब कुछ पढ़ना है, तो वो गूगल मीट के सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप से मिल जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।